ट्वेल्थ की क्लास है, बताइए। ये 12th की क्लास है। हाँ, तो जैसा कि चर्चा हुआ था कि मंडे और ट्यूसडे को एनिमल किंगडम में पढ़ाएंगे, बाकी दिनों में हम लोग 12th वाला पढ़ाएंगे। बी रेडी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो उसके ऊपर कुछ जो है हम बात करेंगे, फिर से वापस से रिवाइज करेंगे। मैंने बात किया था बेटा हेरिडिटी एक्चुअल में है क्या, हेरिडिटी क्या है बताइए, क्या बताया तुमने हेरिडिटी के बारे में? और कुछ नहीं। पासिंग ऑफ द ट्रेड from parents to the offspring. And what is the traits? Traits are the characteristics that are inherited, like hair color, height, blood type, susceptibility to a certain disease like diabetes, depression, obesity, breast cancer, etc. जैसे मैंने बताया था कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है, दो बातें बताई थी ना हम लोगों ने। जैसे आपका कैरेक्टर क्या है, एक कैरेक्टर है हाइट, ठीक है। हाइट का दो हो सकते हैं, एक आपका क्या हो सकता है टॉल हो सकता है और एक क्या हो सकता है आपका शॉर्ट हो सकता है। तो ये जो हाइट वाला कैरेक्टर था, ये मतलब ये जो था सब कैरेक्टर, उसको हम क्या बोल रहे थे, बोलो, ट्रेट कह रहे थे ना, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, बहुत सिंपल वे में इसको समझा दिया है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ये मेंडल साहब थे, मेंडल को देखो, हालांकि मेंडल ने ऐसे कभी पोज नहीं दिया था, फोटो खिंचवाने के लिए उन्होंने ये ऐसा पोज नहीं दिया था, मटर लेके खड़ा मेरी फोटो खींच लीजिए, ऐसा कभी मेंडल ने किया नहीं था, ठीक है। और शायद उस जमाने में कैमरा था भी नहीं, जैसे डिजिटल कैमरा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और ये सब कहानियां इनकी है। और याद करने वाली बात इसमें जो है वो ये है कि उन्होंने किसके ऊपर काम किया था, दैट वाज द पाइथन सटाइवन, दैट वाज द पाइथन सटाइवन था, ठीक है। अच्छा, अलग अलग टीचर अलग अलग बातें बताते हैं कि मेंडल का वर्क जो है क्यों नहीं जो है सक्सेसफुल हो पाया था। चलो ठीक है कि उस वक्त डार्विन जो है बहुत ज्यादा वर्चस्व था, डार्विन की बुक जो थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो पूरे जो है समाज में जो है सबसे ज्यादा चर्चित किताब थी, लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। और लेकिन ये बात भी कही गई कि मेंडल के अंदर एग्रेसिवनेस नहीं था, मेंडल के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं था, मेंडल अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। सर हमें नहीं लगता कि फुटबॉल ये सब पालते थी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो काम किया गया वो काम था क्या, गार्डन की जो लिया गया उसके लिए था बेटा, इजी टू कल्टीवेट, शॉर्ट जनरेशन टाइम था, क्रॉस पॉलिनेशन बाय द हैंड, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता नेचुरली। आपने अगर इस फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा होगा, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ये पूरी तरीके से बंद रहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख रहे हो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, और ये प्रोसेस जो आप देख रहे हो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इमैस्कुलेशन का प्रोसेस है। यू नो व्हाट इज द इमैस्कुलेशन प्रोसेस? इमैस्कुलेशन प्रोसेस में क्या किया था मेंडल ने प्लांट के एंथर को रिमूव कर दिया था, ठीक है। मैनुअली उन्होंने प्लांट के एंथर को रिमूव कर दिया था। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया से बनाया हुआ है, ये प्लांट, ये फ्लावर है पूरा पूरा बेटा, ये पूरा पूरा आपको फ्लावर दिख रहा है। इस फ्लावर में ये वाला एरिया क्या है, देखिए ये क्या है, ये स्टेमन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके बाद ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका, फीमेल का पार्ट है, कार्पल जिसको बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाला रीजन जो दिख रहा है दिस इज द स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द स्टाइल। और अंदर की तरफ क्या है, ढेर सारे ओव्यूल्स हैं, ढेर सारे हैं, ठीक है। और ये पूरा पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर, ये बड़ा सा एक पेटल है, फिर उसके बाद दो, इस रो में ऐसे ऐसे छोटे छोटे पेटल्स हैं, फिर एक नीचे से इस तरीके से अटैच होता है। मतलब ये आपका क्या बन गया था बेटा, ये
ये आपका इस तरीके से इसका फ्लोरल फार्मूला हम बनाएंगे, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हम देखेंगे पेटल्स के अरेंजमेंट में। ठीक, उसके बाद मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कटिंग अवे द एंथर, कटिंग अवे द एंथर कहाँ से, इस फ्लावर से एंथर को रिमूव कर दिया था, और इसी प्रोसेस को हमने कहा था इमैस्कुलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना था इमैस्कुलेशन। और जब इमैस्कुलेशन कर दिया तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का जो फिनोमेना होना था वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाया। ऑब्वियसली बात है, नहीं हो पाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। मैं उल्टा तो नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ आप लोगों को, मोबाइल के अंदर वाले बच्चों? नो सर। चलो, तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन्होंने ये छोटा सा ब्रश लिया है, इस ब्रश से जो दूसरे फ्लावर का जो एंथर था उस एंथर को इसके ऊपर क्या किया, ये इस रीजन पर, इसके स्टिग्मा पर, इसके स्टिग्मा पर डस्टिंग कर दिया, करके इसको बंद कर दिया, बैगिंग कर दिया, ताकि कोई फर्दर इसके ऊपर ना आए। क्यों? क्योंकि आपने तो क्या किया, आपने तो उसके पेटल को रिमूव कर दिया। जब पेटल को रिमूव कर दिया तो ये फ्लावर क्या हो गया, ओपन हो गया कि नहीं हो गया, ये फ्लावर हमारा ओपन हो गया। जब ओपन हो गया है तो इसको फर्दर कोई दूसरा जो है एंथर आके इसको पॉलिनेट ना करे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कवर करके रखना। बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप सर मुंडा लेते हो, आपका सर खुल जाता है, तो सर को ढक करके रखते हो ताकि कोई चोट चपेट इसके ऊपर ना लगे, एक्सपोजर डायरेक्टली हम इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में ना रहें। तो कुछ दिन हर एक टोपी लगा करके आता था, याद है आपको? क्यों? क्योंकि उसने बाल छोटे करवा रखे थे, छोटे क्या, बिल्कुल छोटे करवा रखे थे। तो वैसे ही यहाँ पर जो है इसका पेटल हटा दिया तो फ्लावर का मुंडन हो गया था, तो उसको फिर ढकने के लिए क्या कर दिया था, प्लास्टिक से कवर कर दिया गया, इट इज बैगिंग। ठीक है, ये जो प्रोसेस देख रहे हो ये क्या, डस्टिंग कर दिया गया। करने के बाद यहाँ पर पॉलिनेशन हो गया, और यहाँ पर ये जो पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। इज इट क्लियर? यहाँ पर हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन के बाद अब ये जो आपको प्लांट मिले, ये जो आपको फ्रूट मिला पूरा का पूरा, ठीक है, मैंने बताया था ना इसमें जो प्रेजेंटेशन है, ये कैसा प्रेजेंटेशन है आपका, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। कुछ पढ़ लिया करो थोड़ा सा। किस फैमिली का मेंबर है ये, फेबेसी का दूसरा नाम क्या होता है, पेप्लियोनेसी फैमिली। ठीक है, फ्लावर इसका कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, और इसके अंदर ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, स्पिन कार्पस होती है कि, मतलब स्पिन कार्पस, हाँ, फ्यूज होती है कि फ्री होती है? चलिए, अच्छा अब देखिए, अभी यहाँ पर इसके कैरेक्टर के बारे में हमें नहीं पता कि ये कैसा है, लेकिन ये जो बना, ये बना था हाइब्रिड। हमें जो प्रोजेनी मिली वो कैसी प्रोजेनी मिली थी, वो प्रोजेनी मिली थी हमें हाइब्रिड। कैसे कह सकते हैं हाइब्रिड? क्योंकि यहाँ पर जो गैमीट थे, गैमीट यहाँ पर डिफरेंट पेरेंट्स से आए थे। ये गैमीट यानी कि जो एंथर था वो एंथर कहाँ से आया था, दूसरे फ्लावर से आया था। और इसका जो ये ओवरी पार्ट है, यानी कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला जो पार्ट है, ये इसका अपना सेम पार्ट है। एंथर कहाँ से आया था, बाहर से। तो एंथर ने इसको क्या किया, फर्टिलाइज किया। तो यहाँ पर ये हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से जो हमें फ्रूट मिला उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइब्रिड फ्रूट। ये सिंपल सा प्रोसेस किया। अभी हम बाद में बताएंगे कि उन्होंने कैरेक्टर कौन कौन से लिए थे। ठीक, अब देखिए आगे चलिए, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ये बातें बताई गई कि भाई मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। नंबर 1 क्या था बेटा, स्टेम की लेंथ थी, दूसरा पॉट का शेप, तीसरा सीड का शेप, चौथा सीड का कलर, पांचवा फ्लावर की पोजीशन, छठा क्या था, फ्लावर का कलर था, और सातवां आपका पॉट का कलर था।
तो ये जो कैरेक्टर है ये आपके कैरेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं और ये क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा, ट्रेड दिखाई पड़ रहा है। इसका क्या ट्रेड, ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पर स्टेम की लेंथ, स्टेम की लेंथ है। अब लेंथ आपकी बड़ी भी हो सकती है, लेंथ आपकी छोटी भी हो सकती है, ठीक है। टॉल लिया जो कि डोमिनेंट नेचर का है, शॉर्ट लिया जो कि रिसेसिव नेचर का है। इन्फ्लेटेड मतलब फुली हुई मटर ली, डोमिनेंट था। कंस्ट्रिक्टेड जो कि रिसेसिव था। आपने दोनों ही टाइप की मटर देखी होगी मार्केट में, है ना? नहीं देखी है? देखिए, कभी खेत से मटर चोरी करके खाए हो? चोरी करने का मतलब बिना पूछे किसी चीज को ले लेना, वो चोरी होती है। किसी भी चीज को बिना पूछे ले लेना वो चोरी। फिर बाद में ये नहीं कहा जाता है कि अरे ये तो मेरा हाथ था इसीलिए हमने ले लिया। अरे क्या खा सकता, तुमने उसको पैदा किया क्या? तुम थोड़ी उसके पीछे में है। जैसे तुम पढ़ रहे हो पूरी रात बैठ के, अरे नोट्स बनाए और एक टीचर सुबह उसका नोट्स लेकर के जेरॉक्स करवा कर पढ़ाई कर ली, ये भी चोरी है ना। खैर, उसके बाद सीट का शेप था राउंड राउंड, रिंकल, सीड कलर येलो, ग्रीन, एक्सियल फ्लावर पोजीशन, टर्मिनल फ्लावर पोजीशन। मैंने बताया था एक्सियल और टर्मिनल की वजह से यहाँ पर जो स्टेम की ग्रोथ है वो किस तरीके से प्रभावित होती है। याद है मैंने बताया था कि अगर फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पर है, अगर फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पर है यहाँ पर, अगर फ्लावर आपका इस टर्मिनल पोजीशन पर है, यहाँ पर है, तो आप जानते हैं कि इसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। और अगर ये एक्सियल पोजीशन पर है, यहाँ साइड में है, तो फ्लावर की ग्रोथ तो साइड में होगी, लेकिन यहाँ पर टिप पर, इसके टिप पर जो अपाइकल मेरिस्टेम है उसके अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहेगा और प्लांट की हाइट यूं बढ़ती रहेगी। यही वजह है। और यहाँ पर और दूसरी बात बता दें, इसके टिप रीजन पर ऑक्सीजन का अक्यूमुलेशन ज्यादा रहे, कंटेंट ज्यादा रहे। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन का काम क्या हो रहा है, शूट की ग्रोथ में हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सियल पोजीशन पर जो फ्लावर है उसका ऑक्सीजन क्या कर रहा है, फ्लावर को फ्लावरिंग करवाने में मदद कर रहा है, उसकी ग्रोथ में मदद कर रहा है। कल ही तो पढ़ा है हम लोगों ने। लेकिन अगर आप देखिए इस टर्मिनल पोजीशन पर अगर फ्लावर आ जाएगा तो यहाँ पर जब फ्लावरिंग हो जाती है तो आपने देखा होगा फ्लावरिंग होने के बाद उस एरिया की जो शूट होता है या ब्रांचिंग होती है उसमें ग्रोथ नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि जो एक्सियल फ्लावर है इसके अंदर इसको कहाँ पर रखा गया, डोमिनेंट कैरेक्टर में रखा गया। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो है प्लांट की ग्रोथ होगी। दूसरी तरफ क्या है, टर्मिनल पोजीशन पर जो फ्लावर है उस टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर होने की वजह से यहाँ पर इसकी ग्रोथ नहीं होती है फर्दर, इसीलिए शॉर्ट रह जाता है, नाटा रह जाता है और इसको हमने रिसेसिव कैरेक्टर में रखा। उसके बाद आपका आता है फ्लावर का कलर। पर्पल कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और व्हाइट कलर जो होता है वो रिसेसिव होता है। पॉड का कलर, जो पॉड का कलर होता है दैट इज द ग्रीन इज द डोमिनेंट एंड येलो इज द रिसेसिव। ग्रीन इज द डोमिनेंट एंड येलो इज द रिसेसिव। ये रिजल्ट निकले थे मेंडल के, आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं है, बट आपको ये याद करना होगा क्योंकि बिना इसको याद किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और ये इसी चार्ट से रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा नंबर है, फोन नंबर समझ कर याद कर लेना इसको। ठीक है, अपने बेस्टीज का फोन नंबर समझ के याद। लड़कियों की बेस्टीज होती है, बेस्टीज। लड़कों का क्या होता है, लड़कों का क्रश कौन है? अरे सर रोका इन्होंने आना नहीं 9 बज रहा है। तो तू बाहर सुन ले भाई, इससे बोलो। मैं तो रोज देर में आता है, मैं डेली तो आता हूँ।
अब कल से नहीं, कल से नहीं। तो देखिए F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन जो F2 रिजल्ट आया, F2 किसकी वजह से आया था? F1 के अंदर सेंसिंग करवाने से आया था। इतनी बात आप याद रखिएगा कि भैया ये माता जी, ये माता पिता के बीच में क्या किया था? मेंडल ने क्रॉस करवाया था, ठीक है, अलग अलग गैमेट लिए थे, तो आया था F1। F1 की मेंडल ने क्या करवाई थी? सेल्फिंग करवाई थी, सेल्फिंग से आया था F2, ठीक है। अब जो डोमिनेंट कैरेक्टर थे 787, रिसेसिव थे 277, पॉड शेप का क्या था? ये कैरेक्टर जो थे। अच्छा ये भी हमने आपको बताया था कि ये जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं किस किस नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, मैंने लिखवा दिया था आपको, देखिए याद होगा आपको, मैंने लिखवा दिया, तो ये काम हो गया। आगे देखिए हम चलते हैं थोड़ा सा लेकर, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में सिंपल सी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन में होगा यही कि इसका अपना जो है एंथर इसके ऊपर जाकर के, स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिर जाएगा और फीमेल खुश रहेगी, मुझे तो कहीं जाना नहीं पड़ा, मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, सारा काम हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इससे वेरिएशन नहीं आते। आप अगर सोचो कि सेल्फ पॉलिनेशन करने से वेरिएशन आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक वैसा ही है। अगर कोई बच्चा कहता है मैंने तो सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, ग्रोथ होगी उसकी, लेकिन उसके अंदर वेरिएटेड ग्रोथ नहीं होगी, जो उसके अंदर वेरिएशन आना होता है। और वो वेरिएशन कैसे आएगा? वो वेरिएशन जब टीचर्स के साथ जुड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कंटिन्यूअस आप जुड़े रहिए, दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि कोचिंग करके ही पास किया जा सके, हर एग्जाम सेल्फ स्टडी से निकला जा सकता है, बट थोड़ा सा टॉप करने के लिए आपको गाइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्यों आप डेली टीचर से मत मिलिए, मैं ये नहीं कहता डेली ही मिलिए आप, लेकिन मिलते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर वेरिएशन दिखाई पड़ेंगे, एंड द वेरिएशन पॉजिटिव मैनर में हम करवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हम जो है ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और एक अच्छे ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हो तो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वेरिएशन नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप सोचो नयापन आ जाए तो नयापन कुछ नहीं आता है। उसके बाद ये वाला काम आप देख रहे हैं जो अभी हमने बताया था क्रॉस पॉलिनेशन वाला, तो मेंडल भाई साहब ने क्या किया था? मेंडल भाई साहब ने किया था कि रिमूव्ड स्टेमन्स फ्रॉम द पर्पल फ्लावर। पर्पल फ्लावर क्यों लिया? क्योंकि पर्पल फ्लावर हमारा क्या है? डोमिनेंट है। शाबाश, कम से कम चलो इतनी बात आपको याद है। मतलब पर्पल फ्लावर क्या है? डोमिनेंट है। तो मान लेते हैं कि पर्पल फ्लावर ये लंबी हाइट वाला फ्लावर है, तो इसको हमने कैपिटल टी लिया, और व्हाइट वाला क्या है बताइए? रिसेसिव है, तो स्मॉल टी हमने लिया था। Then remove the stamen from the purple flower. This process is called the emasculation. ये क्या है आपका? ये है आपका emasculation. And then इसका जो स्टेमन है, इसका स्टेमन स्पेशली मेल एंथर है, इसको ब्रश से लेकर के ऐसे आप टच करोगे ना ब्रश में, आपका ये सारा का सारा जो एंथर है वो चिपक जाएगा। करके देखना घर पे जाके आज। और अभी आपके खेत वगैरह में भी सारे पौधे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस करना पड़ेगा। पॉलिनेशन करवाने के बाद उसको थैली से आप ढक दीजिए, ढकने के बाद उसको छोड़ दीजिए, फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। फिर उस फ्रूट के सीड्स को कलेक्ट करिए, पहले उसके पॉड को देखिए, पॉड को देखने के बाद क्या होगा कि सारे कैरेक्टर्स आप देख लिए कि भाई पॉड का शेप कैसा है, पॉड का कलर कैसा है, सीड का शेप कैसा है, सीड का कलर कैसा है। फिर आप उसको क्या करेंगे, उसको शो करेंगे। शो करने के बाद फिर वो जमीन से निकलेगा नया पौधा। अब इस पौधे की हाइट को आप मेजर करिए कि इस पौधे की हाइट क्या है, प्रीवियस वाले पौधे की हाइट क्या थी, इस वाले पौधे की हाइट क्या है। सब कुछ जो है रिटर्न फॉर्म में लिखा था मेंडल ने, हर एक चीज रिटर्न फॉर्म में लिखा था कि भाई F1 जनरेशन में जितने हमारे पौधे हुए हैं उनमें जो लंबे वाले हैं उनकी जो है नॉर्मल एवरेज हाइट क्या है, जो नाटे वाले पौधे थे उनकी नॉर्मल एवरेज हाइट क्या है। इसीलिए मेंडल ज्यादा सक्सेसफुल हुए। बाद में मेंडल की जो लिखित जो सामग्री हमें मिली थी उससे हमें बहुत ज्यादा मदद मिली थी। और ये जो तीनों साइंटिस्ट थे, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेमार्क और ह्यूगो डे वरीज, इन तीनों को जो है ये सारे रिजल्ट सेम मिले थे जैसा कि उन्होंने अलग अलग किया।
इसीलिए सम्मान में मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कह दिया गया। और दूसरी चीज क्या कहा गया, इन्होंने आगे चल करके बेटसन ने 3 नियम बना दिए थे, ठीक है। हालांकि आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो वहां पर 2 ही नियम बताया जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडस सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आता है, 2 ही नियम होते हैं। बट हमें क्या करना, हमें पीएचडी थोड़ी करनी, हमें तो खाली ये मेंडल के ये मटर सटर को देख करके जो है हमें नीट क्लियर करना है। उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ से ये डस्ट ये करवा दिया हमने भाई, ले लो। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ द व्हाइट फ्लावर टू द कार्पेल ऑफ द पर्पल फ्लावर। कार्पेल समझ रहे हो ना? हम लोग ध्यान ही, हाँ मैंने देखा बट टाइम नहीं थी, सही से रिवर्ट नहीं कोई ऐसा कुछ। नींद की खुमारी सबसे रहती है ना, कभी हम खुद ही उठे 8 बजे चलना है। पॉलिनेटेड क्या होगा, वही होगा जो हमेशा होता है ना। प्लांटेड सीड्स फ्रॉम द पॉड, एग्जामिन ऑफ स्प्रिंग, ऑल पर्पल फ्लावर, सभी के सभी पर्पल थे। मेंडल परेशान, अरे यार ये व्हाइट वाला कहाँ गया? मेंडल भाई साहब परेशान, बोले ये व्हाइट वाला गया कहाँ? होना चाहिए ना व्हाइट वाला। यहीं थे जब मेंडल ने इसकी सेल्फिंग करवाई, इस F1 वाले, ये F1 है, समझ रहे हो ना, ये F1 है, ये देख लो, दोबारा देख लो, ये F1 जनरेशन है। और ये जनरेशन कौन सा है? पेरेंट जनरेशन, ठीक है। अब पेरेंट जनरेशन में ये वाली कौन है? ये माता जी हैं और ये पिताजी हैं, यही तो हुआ भैया। अगर टॉल वाले से, डोमिनेंट वाले से आपने आंसर निकाल दिया, बचा क्या इसे? हाँ, कार्पल बचा, आपका फीमेल फ्लावर बचा ये। और ये वाला बोलो, यहाँ से हमने टेस्ट क्या लिया था? आंसर लिया था। और आंसर लिया इसका मतलब हमने रिसेसिव कैरेक्टर किसका लिया? मेल का। डोमिनेंट कैरेक्टर किसका लिया? फीमेल का लिया। सवाल यहाँ से बनेगा, आप कंफ्यूज मत होइए। इस तो पहला स्टेप तो हमें ये याद करना है कि हमने आंसर किसका निकाला, किसका रिमूव किया, इमैस्कुलेशन किसका किया, इमैस्कुलेटेड फ्लावर कौन सा है, डोमिनेटिंग फ्लावर कौन सा है। मेंडल ने किस आंसर को निकाला, मतलब किस फ्लावर के आंसर से आंसर को निकाला, डोमिनेंट फ्लावर के आंसर को निकाला या रिसेसिव फ्लावर के आंसर को निकाला, ठीक है। इमैस्कुलेशन किया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन किया, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन रिसेसिव का किया या डोमिनेंट का किया, रिसेसिव पे किया या डोमिनेंट पे किया, 2 चीजें हैं, रिसेसिव का किया कि डोमिनेंट का किया। तो यहाँ पर किसका किया है? रिसेसिव का किया है। किस पे किया है? डोमिनेंट फ्लावर पे किया है। ये प्रोसेस क्या था? डस्टिंग वाला प्रोसेस। इमैस्कुलेशन किसका किया मेंडल ने? डोमिनेंट फ्लावर का इमैस्कुलेशन किया। रिमूवल ऑफ द आंसर फ्रॉम द पार्ट, ठीक है। ये चीज समझ गए आप। तो अब मेंडल ने क्या देखा कि भैया यहाँ पर तो फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी पौधे लंबे लंबे से हैं, पर्पल फ्लावर वाले हैं, तो ये वाला कैरेक्टर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ये जो कैरेक्टर वगैरह जो दिया था ना, ट्रेट वगैरह, लंबा ये वो, ये सब बाद में उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्व किया तब लिखा। ये डोमिनेंट होगा, ये रिसेसिव होगा। बिना काम किए कैसे पता चलेगा भाई कि इस क्वेश्चन का जवाब 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा, 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा? पहले सॉल्व करोगे ना, तभी तो कंक्लूजन निकालोगे। तो जो पहले आप पढ़ लेते हो वो कंक्लूजन है, पहले कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको किया कराया मिल रहा है, इसलिए आप कहते हो कि पहले ये याद कर लो बाद में ये कर लो। मेंडल ने पहले ये किया था, बाद में कंक्लूजन दिया, ये डोमिनेंट होगा, ये रिसेसिव होगा, ठीक। आई होप बात समझ रहे हो गया। उसके बाद मेंडल ने क्या किया? ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। Prior to Mendel, most breeders believed that parents of the contrasting appearance always produce offspring of intermediate appearance.
There no knowledge of the cell's chromosome based on the idea that offspring has traits of both parents. Reappearance of the traits attribute to genetic instability. सब कहानियां हैं. वन ट्रेट इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. चलिए अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर हम लोग बात करें. यहाँ पर थोड़ा सा एक बार इन शॉर्ट हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे, गेमिट्स वगैरह का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके पॉस्टुलेट क्या क्या थे, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे. देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया लिखा हुआ है कि एक जो है नाटाकट का पौधा है, एक पौधा है हमारा नाटा वाला, नटुआ. हम लोग नाटे वाले को कहते हैं नटुआ. T1. और ये क्या है? टॉल. ये क्या है आपका? टॉल. कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी. बताइए मेल फ्लावर कौन सा है? वही बोलो अर्जुन यादव, मेल फ्लावर कौन सा है? इतनी देर से पूरी कहानी सुनाई और तुमको कुछ समझ नहीं. बोलो भाई. मेल है कैपिटल. कोई भी हो सकता है, बट मेंडल ने जो किया इमेजिनेशन वाली अगर बात यहाँ पर अगर बेस बना करके चलेंगे, शॉर्ट वाला क्या होगा? रिसेसिव होगा. कौन होगा वो? मेल है. ये वाला फीमेल है. इमेजिनेशन वाली बेस पर अगर हम बात करेंगे, करवा दिया तो सभी के सभी लंबे मिले, कैपिटल टी. सभी फ्लावर कैसे थे? पर्पल फ्लावर वाले थे. ठीक है. सभी पॉट कैसे होंगे? इन्फ्लेटेड होंगे. पॉट का कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर होगा. ठीक है. और जो मटर के दाने होंगे वो किस कलर के होंगे? येलो होंगे. वो डोमिनेंट है येलो, लेकिन शुरू में तो हरे ही रहेंगे ना. पकने के बाद उन्होंने देखा था यहाँ ये येलो होता है. तो हरी मटर जो खाते हो सूखी हुई जो मिलती है वो आपकी रिसेसिव वाली मिलती है. ऐसा नहीं कि सब मार्केट में या जो है आपके इन्वायरमेंट में दोनों टाइप के जो है मिलते हैं. बाद इसके मेंडल अंकल की अगली बात क्या थी? मेंडल ने क्या देखा? सेम रिजल्ट देखा. इसमें डिफरेंट ट्रेड्स वाले हैं. पर्पल फ्लावर को लिया, व्हाइट फ्लावर को लिया, क्या मिला? पर्पल मिला. F2 में क्या करवाया? फिर उनकी सेल्फिंग करवाई तो हमें क्या मिला? देखो एक एक करके देखेंगे हम. यहाँ पर सभी के सभी क्या मिले बेटे? बस पर्पल मिले थे. व्हाइट वाला इसके अंदर छिप गया, दिखाई नहीं पड़ा, इसीलिए व्हाइट वाला रिसेसिव और ये वाला क्या था? डोमिनेंट था. लॉ ऑफ डोमिनेंस यहीं से निकल करके आया था. उसके बाद इसकी इन्होंने क्या करवा दी? इसकी इन्होंने करवा दी इसकी सेल्फिंग करवा दी. तो ये आपको क्या मिला बेटा? 3 आपको फ्लावर आपको पर्पल मिले, 1 फ्लावर आपको व्हाइट मिला. यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट जब सेग्रीगेट हुआ अपने दूसरे वाले एलील के साथ जब मिला, तब उसने अपना एक्सप्रेशन शो किया. ठीक वैसे ही जब आप एक बड़ी सेना के साथ रहते हो, उसके साथ छोटी सेना मिली हुई रहती है, तब वो अपना असर नहीं दिखाती है. लेकिन वही छोटी सेना दूसरी छोटी सेना के साथ जब मिलकर के अलग हो जाती है, पता ये चलता है अरे बाप रे ये भी तो है कुछ. तो जब रिसेसिव वाला डोमिनेंट के साथ रहता है तब तक उसका असर आपको नहीं दिखाई पड़ता है. लेकिन जैसे रिसेसिव वाला किसी दूसरे रिसेसिव के साथ अलग होकर के दिखता है, मतलब अलग हो जाता है, तब उसके करेक्टर अपीयर होना शुरू हो जाता है. बड़ी सिंपल सी बात है. ठीक है. जब तक कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ थे तब तक कैपिटल टी का ही जो है डोमिनेंसी दिख रही थी. लेकिन जब जैसे कैपिटल टी से जैसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया और दूसरे स्मॉल टी के साथ ये मिला, इसने अपना कैरेक्टर दिखाना शुरू कर दिया. और ये कैरेक्टर क्या था? शॉर्टनेस का कैरेक्टर. ये कैरेक्टर क्या था? ये आपके व्हाइट कलर का कैरेक्टर. ये बात आप समझिए. इसके बाद क्या किया भाई मेंडल भाई ने? रेसिप्रोकल क्रॉस किया, फॉर्मुलेटेड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मैं चलता हूँ. आप
चलिए इस बात हम नीचे से लिखिएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए बेटा 12th बायोलॉजी में जेनेटिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट टॉपिक कोई सा भी नहीं है, इसीलिए पेशेंस के साथ एनसीईआरटी की को डेली पढ़ते हुए आप क्लास अटेंड करिए, भले जितना टाइम लगे, लेकिन यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इस यूनिट से। जेनेटिक्स हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 3 टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं और कंफ्यूज होता है बच्चा इसको अटेम्प्ट करने में। इसीलिए बेटा बिल्ड योर कॉन्सेप्ट एंड क्रैक द नीट। चलो जल्दी से क्रॉस बनाओ, जल्दी से कॉपी अपने। हाँ जल्दी जल्दी क्रॉस बनाओ अपनी कॉपी में तुरंत। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाओ और तुमको पढ़ाया, चल बनाओ। कोई बात नहीं, सुधार ले लो प्लीज। चलिए बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बन गया। Yes, sir. मोनोहाइब्रिड क्रॉस इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल कैरेक्टर, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल कैरेक्टर था। आगे इसमें क्या होता है, आगे इसमें एक टाइम पर एक इनहेरिटेंस की स्टडी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब जो इनहेरिटेंस हो रहा है उसमें से जो एक कैरेक्टर ले रहे हैं उसकी स्टडी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और मेंडल ने 7 टाइप के, जैसे 7 ट्रेट लिए थे ना, 7 कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर के 14 ट्रेट थे, याद रखना। कितने कैरेक्टर थे? 7 कैरेक्टर से एक कैरेक्टर का 2 ट्रेट। हाइट का कैरेक्टर, ये हाइट कैरेक्टर है, ट्रेट इसका शॉर्ट एंड टॉल, ठीक है। उस तरीके से जैसे एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे वैसे 7 कैरेक्टर के 14 ट्रेट होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम हाइट को लेकर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो उसी तरीके से 6 और जो है हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर के लिए हम फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा सकते हैं। इस तरीके से मेंडल ने टोटल जितने कैरेक्टर लिए थे 7 कैरेक्टर, उन 7 कैरेक्टर का 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, सबका अपना अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। बात चमक रही है? तो यहाँ पर मेंडल ने 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे, 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल अंकल ने करवाया था। ऐसा नहीं लगता जैसे मेंडल अंकल बोलते हैं तो लगता हमारे पड़ोस वाले अंकल शर्मा जी के पिताजी, ठीक है। पहला जो लिया था उन्होंने लिया था हाइट के बेसिस वाला, हाइट के बेसिस वाला लिया था। उन्होंने लिया अमिताभ बच्चन को और उन्होंने लिया राजपाल यादव को।
है ना? किसको लिया? अमिताभ बच्चन को लिया। अमिताभ बच्चन के लिए कहा भाई आप ऐसे हैं। राजपाल यादव को लिया तो कहा भाई साहब आप ऐसे हैं। ठीक है, इनसे जो गैमीट बना वो गैमीट बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। इससे जो गैमीट बनेगा वो बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों गैमीट को क्या किया था बेटा? क्रॉस करवा दिया था। जो हमें प्रोजिनी मिली वो मिली कैपिटल टी और स्मॉल टी मिली। क्या मिली? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिली। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इन प्लांट के गैमीट को। ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांट के पेरेंटल जनरेशन होने को। और ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये है हमारा F1 जनरेशन। ठीक है, यह है हमारा F1 जनरेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसको दिखा रहा है? ये रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। इज क्लियर और नॉट? यहाँ पर मैंने बताया था कि जो हमने कैरेक्टर लिया वो बताया था कि कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी। ऑब्वियस सी बात है, आज अमिताभ बच्चन मिलेनियम है, महानायक है, और राजपाल यादव क्या कहाँ है आपको पता है? खराब नहीं है लेकिन है। कैपिटल टी स्मॉल टी, चीजें क्लियर हो गई? तो यहाँ पर जितने प्लांट्स मिले सभी के सभी कैसे थे भाई? सभी के सभी टॉल, सभी के सभी टॉल थे। ठीक, अब मेंडल ने क्या किया? अब मेंडल ने ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला है इसके गैमेट्स को अलग किया। इसमें मेंडल ने इनके गैमेट्स को अलग किया। तो अलग करने से पहले मतलब सेल्फिंग करवाने से पहले इन लोगों को अलग किया, दिखाया कि भाई क्या क्या इसके अंदर गैमेट। तो जो सेल्फिंग आपने देखी इसमें, तो सेल्फिंग में गैमेट के क्या क्या कौन कौन से गैमेट बन सकते हैं जरा बताइए आपने? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 50% कैपिटल टी वाला गैमेट होगा, 50% स्मॉल टी वाला गैमेट होगा। और कोई कॉम्बिनेशन इसमें दिख नहीं रहा तो इसमें संभावना नहीं है कोई तीसरे टाइप का गैमेट भी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर जो हमें गैमेट्स मिलेंगे वो गैमेट्स आपके कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कि अगर परसेंटेज ऑफ गैमीट की बात करेंगे तो सिंपली 50% किसका है भाई? गैमीट कैपिटल टी का है, और 50% गैमीट किसका है? स्मॉल टी का है, स्मॉल टी का। ठीक, सेल्फिंग करवा दिया है। सेल्फिंग करवा दिया है तो क्या हो जाएगा आप देखिएगा यहाँ पर इसका क्रॉस हमने किससे करवाना? इससे करवाना है, इससे करवाना है। फिर इसका क्रॉस हमने किससे करवाना है? इससे करवाना है और इससे करवाना है। क्लियर हो गई बात? तो इसका क्रॉस अगर हम इससे करवाएंगे एक पॉइंट ये आएगा, दूसरा इसका क्रॉस हमने इससे करवाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? उसके बाद फिर हम क्या करवाएंगे? इसका क्रॉस इसके साथ करवा दिया, फिर हमने इसका क्रॉस इसके साथ करवा दिया। अब देख लो रिजल्ट आपके सामने है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये रिजल्ट हमें मिला, ये रिजल्ट हमें मिला। हमने क्या कहा? कैपिटल टी के ऊपर स्मॉल टी रिसेसिव है, मतलब कैपिटल टी जहां पर होगा वहां पर स्मॉल टी का अपीयरेंस हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। मतलब अगर हमें 4 पौधे मिल रहे हैं तो 4 में से 3 क्या है? टॉल है, और एक पौधा पूरी तरीके से कैसा है? राजपाल यादव, छोटा है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिनोटाइप। ये क्या है आपका? फिनोटाइप। अब फिनोटाइप है तो इसका रेशो 3:1। इसका फिनोटाइप है क्या बेटा? 3:1। ठीक,
ये जो दिख रहा है आपको एक्चुअल में ये क्या है? ऊपर में हमने तो जब गैमीट लिया था तो नीचे जो बनेगा वो क्या होगा? बोलो, जाइगोट बनेगा ना। गैमीट की फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक, चलिए लिख लीजिए इसको, बनना है। अगर बन गया तो अच्छा। अब इसी चीज को आपके एक साइंटिस्ट थे पुनेट ने जो है एक मेथड दिया था जिसको हम बोलते हैं चेकर बोर्ड में। सब पढ़े हुए तुम लोग, आप लोगों को कुछ बचा नहीं, तो थोड़ा सा आपको ब्रशअप करना है। पुनेट का जो चेकर बोर्ड मेथड था, चेकर बोर्ड मेथड बाय द पुनेट। एक्चुअल में ये पुनीत था, साइंटिस्ट ने नाम चुरा लिया, इसको कर दिया पुनेट। इसका नाम था पुनीत महेश्वरी। तो पुनेट ने क्या कहा, आज चेकर बोर्ड मेथड से हम करते हैं। पूरा नाम क्या था? रविचंद्रन पुनीत, आरसी पुनीत। इसका पूरा नाम था आरसी पुनीत, आरसी पुनेट। भाई बुक में तो यही कहा है, कोई बात नहीं। चलिए, आरसी पुनेट का एक चेकर बोर्ड हम बना लेते हैं। चेकर बोर्ड हमने बनाया। गैमिट कितने थे बेटा? 4 गैमिट थे ना। 4 गैमिट में एक तरफ मेल का गैमिट था और एक तरफ फीमेल का गैमिट हम जो है प्लेस कर लेंगे। ये आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये गैमिट था। दूसरी तरफ आपका गैमिट कौन सा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये गैमिट था। मैंने क्या करना है कि सबसे पहले जिसका क्रॉस करवाएंगे उसको हम ऐसे ढक लेते हैं, ऐसे ढांक दिया हमने। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? ढांक दिया। मत दो यार, ये ढांक दिया। ढांकने के बाद हमने इसका क्रॉस इससे बारी बारी से करवाना शुरू किया। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, चाहे हम इसको ढांक करके इसके से क्रॉस करवा, कैसे भी करेंगे। इसका क्रॉस इसके साथ करवाया, कैपिटल टी आया। फिर इसका क्रॉस हमने इसके साथ करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस हमने इससे करवाया तो आपका क्या आ गया? कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। और इसका क्रॉस इससे हुआ तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। रिजल्ट आपके वैसे ही सेम आए, लेकिन थोड़ा सा हौच पौच कम हुआ इसमें। चीजें आसान दिख रही हैं आपको, चीजें आपको इसमें आसान दिख रही हैं। ठीक है, तो बेसिक मेंडेलियन जो रेशियो था फिनोटाइप वाला वो कितना था? 3:1 था। 3 जो है टॉल थे और आपका डॉट कितना था? 1 था। तो जो रेशियो की बात करेंगे तो 3/4 टॉल था और 1/4 आपका डॉट। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेंडेलियन फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? यहाँ पर आपका मेंडेलियन फिनोटिपिक रेशियो, जो आया है भैया वो है आपका टॉल और ड्वार्फ के बीच का रेशियो। तो टॉल है 3 और ड्वार्फ है 1। मतलब ये क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 3/4 क्या है? टॉल है और 1/4 क्या है? ड्वार्फ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 1/4 क्या है बताइए? ड्वार्फ। ठीक, लेकिन बाद में डिस्कवरी करके बाद में क्रॉस करके बताया गया कि इसका जो रियल जीनोटिपिक रेशियो है, इसका जो रियल जीनोटिपिक रेशियो है वो जीनोटिपिक रेशियो कुछ इस तरीके से है। इनमें से अभी तो हम यहाँ पर देख करके बता दे रहे हैं ना, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। लेकिन अगर हम आपके सामने यही हाइब्रिड टॉल और एक प्योर टॉल दोनों को सामने रख देंगे, आप क्या देख के बता सकते हो क्या कि इसमें कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी? आप नहीं बता पाओगे ना। या एक ऐसे प्लांट को हम आपके सामने रख दें जो नाटा है,
बाई नेचर, लेकिन हमने उसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया है और वो सिनासान से बड़ा हो गया है। ठीक है, अब उसको भी हमने क्या रख दिया, इस प्योर प्लांट पर कैपिटल टी के साथ रख दिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ रख दिया है, और वो वाला भी रखा है ना साथ में जो जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करके रख दिया तीनों प्लांट को। आप कैसे बताओगे कि इसमें कौन सा रिसेसिव है, कौन सा जो है इसमें जो है हाइब्रिड टॉल है, कौन सा इसमें प्योर टॉल है? फिजिकली तो आप देख के बता ही नहीं सकते, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ा अच्छा शेर है कि नजर जाहिर परस्ती पर जो कुछ आपको सामने दिखाई पड़ता है, नजर जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्लदानिश है, अक्लदानिश से मतलब अच्छी अकल है आपके सामने, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं। ठीक है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं। तो इसलिए जो आपको सभी लंबे दिखाई पड़े जरूरी नहीं हो सकता उसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया गया हो सकता है वो हाइब्रिड टॉल हो। ठीक, तो यहाँ पर ये जो दो टॉल थे, ये दोनों जो टॉल हैं ये वाले, ये आपके कैसे टॉल हैं, दीज आर द हाइब्रिड टॉल, दीज आर द हाइब्रिड टॉल। ठीक है बेटा, ठीक, मनीष कुमार बात। चलिए, तो रियल जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया बेटा, ये आया 1:2। अभी बड़ा मजा आ रहा है, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के शुरू की क्लास में लोगों को बहुत मजा आता है जब हम लाते हैं दोनों पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, पेरीविटेलाइन स्पेस और जो है फर्टिलाइजेशन में ब्रेन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, कैपेसिटेशन, तब बच्चा घंटक्कर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये भी होता है क्या? हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। बेटा अभी ये मजे ले लो तुम लोग, 1:2:1 पे, अभी आगे और मजा आएगा तुम लोग। ये इसका रियल रेशियो होता है। ठीक है, रियल रेशियो में ये वाला जो 1, ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज अ प्योर टॉल, एंड ये जो दिख रहा है नंबर 2, ये है आपका हाइब्रिड टॉल, ये है आपका हाइब्रिड टॉल, और ये सिंगल वाला दिख रहा है ये क्या है, रिसेसिव, यानी कि ये है आपका प्योर डॉर्फ। क्या है, प्योर डॉर्फ। कुछ और बात समझिए, दिस इज द होमोजाइगस, दिस इज द होमोजाइगस एंड बोथ आर द हेटेरोजाइगस। वेरी गुड, समझ तो रहे हो बात। ये क्या होगा, ये प्योर टॉल जो है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, ये है आपका होमोजाइगस, ये आपका है होमोजाइगस। प्योर डॉर्फ को हमने किया है स्मॉल टी से, ये भी आपका क्या है, होमोजाइगस, यह भी आपका है होमोजाइगस। हाइब्रिड टॉल जिसकी वजह जिसका जीनोटाइप क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है बच्चा, ये आपका है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि आफ्टर द F1 selfing, after the F1 selfing, what will be the ratio of homozygous and heterozygous in the F2 generation? Then what will be your answer? मैंने कहा कि अगर हमने F1 की सेल्फिंग करवाई और जो हमें F2 जनरेशन मिला, उस F2 जनरेशन में, उस F2 जनरेशन में आपका होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का रेशियो क्या होगा, क्या होगा, एक मिनट मुझे बताइए क्या होगा। बताओ नेहा। हाँ हाँ, रेशियो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं?
परफेक्ट आ जाएगा। क्या बिटिया क्लास 6 का सवाल है, रेशियो दिखाएगा। अरे बच्चा देख इधर, होमोजाइगस कितना है 50%, हेटेरोजाइगस कितना है 50%। इसको ऐसे ही निकाल लो 50/50 मतलब 1:1। नहीं निकल रहा है होमोजाइगस। ये 4 प्लांट आपको निकले थे, 4 में से 2 क्या था होमोजाइगस था, 2 क्या था हेटेरोजाइगस। 2/2 बराबर 1/1। यही तो पूछ रहे थे किसी से, और कुछ पूछ रहे थे। सवाल तो मेरा क्लियर था ना, क्या सवाल जवाब नहीं है तुमको पता था। वेरी गुड। तो आप देखिए इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपसे सवाल खाली मोनोहाइब्रिड पूछना शुरू किया है बेटा। कि हमने F1 की सेल्फिंग करवाई, हमने क्या की F1 की सेल्फिंग करवाई तो हमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बीच का जो रेशियो है वो कितना आया। डेफिनेटली वहां पर ये भी लिखा रहेगा कि इन तीनों को जो है टॉल कर दिया, टॉल कर देगा। ये 3:1 भी लिखा रहेगा, 2:1 भी लिखा रहेगा, 1:1 भी लिखा रहेगा, ठीक है। और ये भी लिखा रहेगा 75/25। आपको लगाना होगा ये वाला, ढूंढ के लगाना, नहीं मिलेगा तो माइक्रोस्कोप लेकर के जाना, मिल जाए। ठीक, आगे चलते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। चार्ट बनाते हैं, हमने लिया इधर जनरेशन, हमने क्या लिया इधर बेटा जनरेशन, ठीक है। दूसरे कॉलम में हमने लिया हेटेरोजाइगस, क्या लिया हेटेरोजाइगस। दूसरे कॉलम में लिया हमने होमोजाइगस, ठीक है। इसमें हेटेरोजाइगस लिया और एक हमने क्या लिया होमोजाइगस लिया। पहले लिया हमने पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन में परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस कितना है 0% है, हेटेरोजाइगस कितना है 0% है, होमोजाइगस का परसेंटेज कितना है 100%। प्योर टॉल और प्योर डॉट लिया हमने, क्या लिया था प्योर टॉल और प्योर डॉट लिया। तो प्योर है तो प्योर है, प्योर है तो होमोजाइगस है, प्योर नहीं तो हेटेरोजाइगस है, ठीक है। प्योर से याद आया ताज महोत्सव लगा हुआ 27 तारीख लास्ट डेट है, जाकर के देख लेना। आज हम जाएंगे, जिसको चलना वो चलेगा मेरे साथ। मैं हर साल 2 बार 3 बार ताज महोत्सव देखने जाता हूँ, लेकिन इस बार हमारे ध्यान में ही नहीं रहे ताज महोत्सव लगा होगा। किसी बजे हम जाएंगे, यही कोई रात को 7:30 बजे या 7 बजे। चलो शिल्प ग्राम में मिलेंगे, वही मिले, यहाँ पे कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, जो पहले पहुंचे वो टिकट ले लेगा। कहाँ हाथरस से हो? समझ रहा है। F1 जनरेशन की बात करते हैं बेटा। F1 जनरेशन में जितने मिले थे सबके सब हेटेरोजाइगस थे। याद आया कुछ? नहीं याद आया? छोटा सा क्रॉस देख लो, कैपिटल टी क्रॉस किया स्मॉल टी से F1 में आया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी सेलेक्शन करवा दी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 3 फुल लंबे पैदा हुए थे, एक तो छोटा पैदा हुआ। देख लिया। F1 में ये पूरा का पूरा ये वाला क्या था बेटा F1 है, ये वाला क्या है आपका F2 है। F1 में हेटेरोजाइगस का जो परसेंटेज है वो कितना है 100% है, होमोजाइगस का परसेंटेज कितना है 0% है। ये बात क्लियर करते हुए उसके बाद F2 को हमने क्या, अब F2 में हमने क्या देखा था, ठीक है। F2 में हमने क्या देखा था, F2 में हमने देखा कि 50% क्या है होमोजाइगस है, 50% क्या है हेटेरोजाइगस। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे
परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और होमोजाइगोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, इनब्रीडिंग जब हम करते हैं तो ये कंक्लूजन हमारा निकलता है कि हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूसेस टू हाफ बाय इनब्रीडिंग। कैसे, अब आप देखिए, आप करके देख लीजिएगा। जब हम F3 जनरेशन देखेंगे, मतलब F2 की सेल्फिंग करवाएंगे, तब ये जो हेट्रोजाइगस का जो परसेंटेज है वो 25% हो जाएगा, और होमोजाइगस का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा बेटा, 75% हो जाएगा। फिर अगर हमने इसकी फिर से सेल्फिंग करवानी है, अगर हम इसकी फिर से सेल्फिंग करवाएंगे तो हम जब F4 जनरेशन देखेंगे, सवाल बनेगा इससे, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 12.5% हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी होमोजाइगस की, 87.5% हो जाएगा। तो ये चीज आपको नहीं पता हुई होगी इससे पहले। ठीक है, पढ़ा सब है आपने, लेकिन नई बात आपको ये पता चली। ठीक है, तो क्या किया कि हमने जब इसकी सेल्फिंग करवाई है, यानी इनब्रीडिंग करवाई है, कह सकते हैं कि हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूसेस टू हाफ बाय इनब्रीडिंग। लिख लीजिए इसको, हेट्रोजाइगोसिटी reduces half reduces half में ग्रामेटिकली थोड़ा सा करेक्ट कर दिया, तो reduces to half by inbreeding by inbreeding by the inbreeding। यहां पर क्या हुआ है भाई, F2 से लेकर के F3 F4 तक, यहां से लेकर के F2 से लेकर के F2 से F3 F4 तक, ये जो रिजल्ट हमें मिला है, रिजल्ट बाय दी सेल्फिंग। पेरेंट P1 से हमें क्या मिला था, P1 से हमें मिला था F1 मिला था। ठीक, चल चलिए, यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकले थे। 3 postulates are principal by the from the monohybrid crop। यहाँ पर 3 postulates मिले थे। टाइम है आपके पास, मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर 3 postulates निकले थे। ठीक है, फ्रॉम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से 3 postulates निकले, 3, इसको समझिए। पहला जो postulate था वो postulate था प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। ठीक है, पहला जो था वो था आपका प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। ठीक है, ये इसी को हम बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। इसमें क्या था, इसमें बताया था अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बहुत तेजी से लिखिए हमारे साथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल each character is regulated by discrete unit, this character is regulated by discrete unit known as factor। So please repeat. Each character is regulated by
a discrete unit. Discrete unit. मेंडल ने इसको कहा था discrete unit होता कहा था? Factor ही तो कहा था. Discrete unit. That is a fact. Discrete unit. Discrete unit known as factor. And in every organism, there is a pair of factors. There is a pair of factors which one comes from male parent, which one comes from male parent and other from female parent. ठीक है, एक कहां से आएगा? मेल से आएगा, दूसरा कहां से आएगा? फीमेल से आएगा. दूसरा जो पॉस्टुलेट आया था, पॉस्टुलेट और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. क्या हमने देखा? जब दो पेरेंट्स दोनों एक दूसरे से कंट्रास्टिंग फॉर्म वाले होते हैं तो उनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो क्रॉस के उपरांत, क्रॉस के बाद जो हमें मिलता है वो हमें सिर्फ एक का मिलता है, दूसरे का कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिलता. बात को फिर से समझिए. जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले पेरेंट को आपस में फ्यूज करवाते हैं तो आने वाली पीढ़ी में जिसका कैरेक्टर हमें दिखाई पड़ता है वो कैरेक्टर प्रबल होगा, वो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा. जो नहीं दिखाई पड़ेगा वो कैरेक्टर उसका रिसेसिव होगा. समझ में आई बात? आपका एग्जाम होता है, एग्जाम होगा, रिजल्ट डिस्प्ले किया जाता है. एक बच्चा टॉप पर रहता है, एक बच्चा बॉटम पर रहता है. जो टॉप पर रहता है तो कहते हैं यार इसके अंदर थोड़ा सा डोमिनेंसी, अच्छा है, ब्रिलियंट है, जीनियस है. जो जो उपमाएं होती हैं मुझसे अलंकृत करते रहते हैं बच्चे को, है ना? हिंदी समझ में आ रही है ना? अच्छा, ठीक है. तो क्या होता है, हम उसको बोलते हैं. ठीक वैसे ही है, यहाँ पर जिसका कैरेक्टर हमें दिखाई पड़ेगा दैट विल बी द डोमिनेंट. जिसका कैरेक्टर छिप जाएगा दैट विल बी द रिसेसिव. अब उसका कैरेक्टर हमें कब दिखाई पड़ेगा? जो हमको F1 मिला उसका हमने क्या करवाया? सेल्फिंग करवाया. तो आगे जाकर के हमें क्या मिलेगा? बोलो, हमें रिसेसिव कैरेक्टर मिलेगा. और यहीं से निकलता है आपका क्या? सेग्रीगेशन वाला लॉ. लिखे थोड़ा सा. When two pure parent का मतलब होमोजाइगस, pure parent with contrasting forms of characters, that is the trait, with contrasting forms of characters are crossed, then the form which appears in F1 अंडर ब्रैकेट में लिखिएगा हेट्रोजाइगोट. हेट्रोजाइगोट क्योंकि आपको नहीं पता है हेट्रो जाएगा से क्यों हो जाएगा, हाइब्रिड है कि नहीं. तो F1 हेट्रोजाइगोट will be known as dominant and the other one will be known as recessive. अब एक बात और मैं बता दूं, ये जो पोस्टुलेट था डोमिनेंस था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये एक्चुअल में कोई लॉ नहीं है. एक्चुअल में कोई लॉ नहीं है. क्यों लॉ नहीं है? क्योंकि जो लॉ होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है. बट ये जो है, ये जो बात है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं. अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ऋतिक सबसे लंबा है तो ये जो लंबाई का कैरेक्टर मैंने बताया ये एक कंपैरेटिव स्थिति होती है, कंपैरेटिव फेनोमेना होता है. कि कोई लंबा है कोई छोटा है, ये कंपैरेटिव होता है. लेकिन क्या ये बात इस कमरे के बाहर सही हो पाएगी? नहीं.
क्योंकि इससे लंबे भी काफी लोग हैं, हम ही इससे लंबे हैं। तो यहां से निकलने के बाद एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने देख लिया, को डोमिनेंस अभी आपको देखना बाकी है। को डोमिनेंस में देखा था, एक व्हाइट कुत्ता ले लिया, एक काला कुत्ता ले लिया, दोनों की वजह से फ्यूज करा दिया, उसके बच्चे चितकबरे पैदा हुए। जैसे एक जोक था कि क्रिस गेल की शादी कैटरीना कैफ से हो जाएगी, उसके बच्चे कैसे होंगे, बोले चितकबरे होंगे। यहाँ चेहरे से कैटरीना कैफ, बॉडी से जो है क्रिस गेल, काले काले। एक पॉइंट लिखिएगा इसमें, इन जनरल लॉ डोमिनेंस इज नॉट अ लॉ। इन जनरल डोमिनेंस इज नॉट अ लॉ। And law of dominance is not universally accepted. Universally accepted नहीं हुआ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें देखने को मिला था, स्नैपड्रैगन में। को डोमिनेंस किसमें देखने को मिला था, एबीओ ब्लड ग्रुप में। वो तो मल्टीपल एलिज्म में भी आ जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल में एक्सेप्शन में लिख लेना, एक्सेप्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, incomplete dominance, and I'm damn sure after the completion of this chapter you are able to do any type of question, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्डअप होगा यहाँ। बट छोटी छोटी चीजें क्या है, जो पढ़ा दिया है घर पे जाकर के प्रैक्टिस करना, बस भगवान के बाद। नहीं बाद में तुम हमारा भी सर पीटोगे अपना भी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को मतलब था, देखो ये जो मामला है ना, ये पति पत्नी वाला। आज के दौर में अगर को डोमिनेंस से पति पत्नी के बीच में, तब तो मामला सही से चलेगा, नहीं तो मामला फैमिली कोर्ट में पहुंच जाएगा, है ना। चलो अगला जो लॉ था, स्टार लॉ था, बेहतरीन। लॉ ऑफ पृथक्करण करने हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट, है ना, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। ये भैया जो जो लोग जहां जहां से पढ़ ओढ़ के आए हो ना, सब अभी रखो किनारे, सब रखो किनारे, क्योंकि अगर उसी से बहुत कुछ होना होता तो आप यहाँ ना बैठे होते, ठीक है। एक मासूम बच्चा था, वो पढ़ता था, आता था पढ़ने क्लास में, उसकी आदत थी जहां से पढ़ के आया था वहां का पोथा लेकर के आता और बैठा रहता था, और जो सर पढ़ाते कुर्सी के अंदर घूमता था, पढ़ता नहीं था एक्चुअली, वो नोट्स लेकर के आए और जो सर पढ़ा रहे हैं उसको अपनी नोट्स में ढूंढे, क्या मैं ये चीज लिखा हूँ कि नहीं लिखा। उसकी पूरी क्लास ढूंढने ढूंढने में चली जाती। बाद में पता चला कि ये बच्चा 3 साल रिपीट कर चुका है, पिछले 2 साल तक तो उसका एडमिशन नहीं हुआ था, आगे इस पर चले। क्या उसकी मेहनत में कमी थी, कॉन्शियस था, मेहनत करता था, मुझे सिलेक्शन लेना है, बट डायरेक्शन लेस मेहनत करोगे मतलब नहीं। फावड़ा मिट्टी पे मारोगे तो गड्ढा होगा, ठीक है, पत्थर पे मारोगे तो गड्ढा नहीं। एफर्ट आप बराबर लगा रहे हो, गड्ढा खोदने, ये होता है प्यूरिटी ऑफ गैमीट। बड़ी मजेदार बात है, जब ये मियाँ जी इसके साथ थे, ये छोटुआ, इसके साथ तो कोई असर नहीं दिख रहा, सेग्रीगेट हो गया, सेग्रीगेट हो गया अपने वाले के साथ, आ गया एक बिहारी सबसे भारी,
पृथक्करण का नियम, ठीक है, ये हो गया आपका पृथक, लिख लीजिएगा। व्हेन फैक्टर्स ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, व्हेन फैक्टर्स ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स are present together, are present together, are present together in heterozygous condition, ठीक है, condition, and they never, and they remain together for entire generation, they remain together for entire generation, but never contaminate each other, never contaminate each other। एग्जाम्पल बिल्कुल चंदन और सांप की जैसा, पूरी होल लाइफ चंदन के साथ एक सांप जो है लिपटा हुआ रहता है, लेकिन क्या उससे चंदन के अंदर का जो उसका कैरेक्टर है खत्म हो जाता है? ना तो चंदन के अंदर सांप का विष आता है और न सांप के अंदर चंदन जैसी ठंडक आती है, और चंदन के पेड़ से लिपट करके सांप अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। मतलब दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी है चंदन, स्मॉल टी है ये सांप, दोनों लिपटे हुए हैं, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं कर रहे हैं। इसका कैरेक्टर इसके अंदर नहीं आएगा, इसका कैरेक्टर इसके अंदर नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को शेयर कभी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही जब ये सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे, जब ये अलग होंगे तो चंदन की अपनी कीमत रहेगी, सांप की अपनी अलग कीमत रहेगी। मतलब इससे इसका जो गैमीट है ये भी कंटामिनेट नहीं हुआ, इसका जो गैमीट है ये भी कंटामिनेट नहीं हुआ, लेकिन ये पूरी लाइफ एक साथ रह रहे हैं, पूरे एंटायर जनरेशन ये एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये एंटायर जनरेशन है, तो प्योरिटी ऑफ गैमीट तो बनी हुई है ना भाई, प्योरिटी ऑफ गैमीट बनी हुई है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई कि कैपिटल टी स्मॉल टी पूरी जनरेशन पूरी लाइफ साथ में रहेंगे, लेकिन जब भी इनसे गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो इनका गैमीट स्मॉल टी वाला अलग हो जाएगा, कैपिटल टी वाला अलग हो जाएगा। एंड दिस इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब सेग्रीगेट होंगे तो अपने मूल कैरेक्टर के साथ ही अलग। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, क्या लिखा था आपने? zygote condition and they remain together for entire generation but never contaminate। contaminate का मतलब समझते हो, प्रदूषित करना होता है, अपना असर दूसरे के अंदर डालना होता है। जैसे हम लोगों ने पूरी गंगा नदी को, पूरी यमुना जी को हम लोगों ने कंटामिनेट कर दिया, गंदा कर दिया है, उसका ब्यूटी लेवल क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है ब्यूटी लेवल। contaminate each other and when gametes are formed, and when gametes are formed and when the gametes are formed, when the gametes are formed, they will separate independently, they will separate independently and only one enters into the gamete, hence gametes are always pure। ठीक है, और ये जो लॉ था वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ। जैसे सिंपल सी बात मान लो कि एक आदमी को 4 बच्चों के साथ रखा जाता है, तो क्या उस आदमी के अंदर बच्चों वाले कैरेक्टर आ जाते हैं कि जब उसको वहां से अलग किया जाता है?
नहीं आते, आदमी तो आदमी। बच्चों को छोड़ो, अगर उसको महिलाओं के साथ रख दिया जाए तो क्या उसके अंदर महिलाओं वाले कैरेक्टर आ जाएंगे? क्यों है? संभावना है कुछ? नहीं है। आदतें आप ले सकते हो, आपकी आदत सामने वाले के अंदर जा सकती है, उसकी कुछ आदत आपके अंदर आ सकती है, लेकिन गैमेट में तो चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, चल। सर उसका फिनोटाइप And, चेंज हो जाएगा, then- जीनोटाइप नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बेटा, ना फिनोटाइप है जीनोटाइप, प्योरिटी है ना यहाँ पर। सेग्रीगेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है? मियोसिस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, चल ये तो हो गया। अगर एक बात समझिए कि जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में मेटाफिजिक स्टेज में आप देखिए, मतलब क्या होता है मियोसिस में? मियोसिस फर्स्ट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट। याद आया कुछ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? सेपरेट होते हैं। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? डिसजंक्शन। किस स्टेज पर होता है? मेटाफेज फर्स्ट में तो एक अलाइन करो, मेटाफेज फर्स्ट के बाद ये एनाफेज स्टेज पे जब जाने लगते हैं बेटा, अलाइन होंगे ना पूरा। अब जैसे डिप्लॉइड है, अभी तो ये डिप्लॉइड है ना लाला, जब ये सेपरेट होंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी में कन्वर्जन होगा इनका। तो जो डिसजंक्शन हो रहा है, अगर मान लो किसी भी स्टेज में हो रहा हो, मान लो डिसजंक्शन फेल हो गया तो क्या सेग्रीगेशन होगा? कतई नहीं होगा। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि फेलियर ऑफ डिसजंक्शन, failure of disjunction, that is a non-disjunction. Failure of disjunction, that is a non-disjunction, doesn't lead to segregation. समझ में आई बात? Doesn't lead to segregation. ठीक है, और ये स्टेज होती है एनाफेज फर्स्ट में। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं और इनका जो सेपरेशन होता है वो एनाफेज फर्स्ट में होता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कि कहाँ पर होगा डिसजंक्शन? एनाफेज फर्स्ट में। जैसे ये है आपका क्या क्रोमोसोम, ये आपका सेल, सेल के अंदर आप ये देखो, ये आपका क्रोमोसोम है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये ठीक है, ये मेटाफेज स्टेज पर है। आने वाले स्टेज पर क्या होता है? आगे की तरफ ये डिसजंक्शन इस तरीके से होगा। ठीक है, ये डिफरेंस अलग होने लगी और ये स्टेज कौन सी है आपकी? ये स्टेज है आपकी एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। अगर ये फेल हो जाएगा तो क्या होगा? सेपरेशन होगा? नहीं होगा। हाँ, सिंपल सी बात। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कुछ बातें। सर फैक्टर और जीन में डिफरेंस बता दीजिए। पूछा जा रहा है फैक्टर और जीन में क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं होता लाला। मेंडल ने फैक्टर कहा था, बाद में लोगों ने जीन कहना शुरू कर दिया। देखिए, केमिक फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। केमिक फॉर टाइम है। गैमीट फॉर्मेशन में जहां पर टाइप्स ऑफ गैमीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 to the power n से।
टाइप ऑफ गैमीट को कहते हैं 2 to the power n, जहां पर n क्या है, बोलो n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। जैसे कैपिटल ए क्या है, ये होमोजाइगस है, कैपिटल ए क्या है, होमोजाइगस। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू क्या है, कैसे, हाँ तो कॉन्फिडेंट में रहा करो ना, ऐसा डरी डरी सही सिखा है, जैसे किसी का 10 रुपए लेकर के बैठी हो तुम चुरा करके, कहीं कोई पकड़ न ले, कॉन्फिडेंट में रहा करो। n इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, 2 to the power n, n इज इक्वल टू 0, किसी की पावर 0 तो बराबर है, मैथमेटिक्स है ना, कितनी आती है ना, 10 की पावर 0 बराबर 1, 1000 की पावर बराबर 0 कितना था 1, कितने भी कर लो 0 बराबर 1। कैपिटल ए स्मॉल है, n कितना है, n है 1, n कितना है 1, तो 2 to the power n वैल्यू 2, क्लियर। एक और ले लो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पर n कितना है 1, और अगर हम ले लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पर n बराबर कितना है 2, वैल्यू कितनी आई 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4, 2 दूनी 4। अगर हम ले लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, n बराबर यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे आप निकाल लोगे, कुछ ट्रिक्स भी है इसमें, मैं बता दूंगा आपको कल, ठीक है। हाँ कल कुछ होमवर्क दिया था लाला, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन के बीच का डिफरेंस वगैरह पूछने के लिए कहा था।